प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं आप सभी के साथ। और ये महत्वपूर्ण विषय आज से नहीं है, बल्कि आज़ादी के 77 सालों के बाद और भारतीय संविधान के लागू होने के 74 साल के बाद भी ये इशू वैसे ही बना हुआ है जैसे शुरुआती दिनों में था। आज 14 सितंबर है और हम सभी जानते हैं कि 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और भारत के संविधान को लागू हुए लगभग 74 सालों बीत गए हैं और 74 सालों से हम लोग हिंदी दिवस मनाते आ रहे हैं, इस आशा के साथ कि शायद कभी एक ऐसा दिन आएगा जब भारत की भी अपनी एक मातृभाषा होगी। क्योंकि आपको जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा और उससे ज़्यादा दुख होगा कि भारत दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर कि कोई अपनी राष्ट्रभाषा नहीं है। दुनिया के अन्य देशों को देखें तो हर देश अपनी अपनी राष्ट्रभाषा को लिए हुए हैं, ग्रहण किए हुए हैं और उस पर अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। जैसे अगर आप अमेरिका, इंग्लैंड को देखें तो वहाँ पर अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। चीन को देखें तो चाइनीज़ भाषा, जर्मनी को देखें तो जर्मन भाषा, फ्रांस को देखें तो फ्रेंच भाषा, या किसी भी अन्य देश को देखें तो उनकी अपनी एक राष्ट्रभाषा है और उस राष्ट्रभाषा में उनके देश में सारे कार्य होते हैं। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर कि कोई अपनी राष्ट्रभाषा कभी भी नहीं रही है। भारत के संविधान में अगर आप देखें तो शुरुआती दिनों में जब भारत का संविधान बन रहा था तो 12 सितंबर से लेकर 14 सितंबर 1949 को एक मैराथन डिबेट हुआ कि किस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा दिया जाए। भारत में उस वक्त तमाम ऐसी भाषाएं थी जो बड़े पैमाने पर बोली जाती थी। इंग्लिश का इस्तेमाल ज़्यादातर शासकीय कार्यों में, विद्यालयों में और अन्य क्रिश्चियन मशीनरीज में और अन्य जगह पर न्यायालयों में और अन्य विभागों में इंग्लिश का बोलबाला था, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है वो इंग्लिश में ही सारे कार्य जो है वो भारत में भी करते थे। अतः जब भारत में जब भारत आज़ाद हुआ और जब संविधान बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो एक बहुत बड़ा इशू उठा कि किस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा दिया जाए। इस पर मैराथन डिबेट हुआ और अल्टीमेटली जो डिबेट के बाद हमारे संविधान निर्माता किसी एक सहमति पर नहीं पहुंच पाए, यानी किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा देने पर कोई भी संसद जो है या संविधान सभा जो है वो सहमत नहीं हुई। और इसका कारण ये था कि जो भारत के संविधान में भाषा के संबंध में जो प्रावधान किए गए थे वो कोई एक सहमति से नहीं बना था, बल्कि सभी डिफरेंट क्लेम्स को डिफरेंट सांसदों के अपने व्यक्तिगत और अपने राज्य भाषा को जो है राष्ट्रभाषा बनाने का उनका जो विचार था उसी को इनकॉर्पोरेट करते हुए सभी को खुश करने को मद्देनजर रखते हुए एक कॉम्प्रोमाइज फार्मूला के रूप में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक का प्रावधान बनाया गया। अब हम इस बात को चर्चा करेंगे कि एक बात स्पष्ट है कि भारत के संविधान में राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो राज्य भाषा का शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी शासकीय स्तर पर कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा इसका प्रावधान भारत के संविधान में किया गया है। किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा नहीं दिया गया है, क्योंकि पहले से ही संविधान सभा के सदस्य इस बात पर कंसेंसस नहीं बना पाए कि किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा दिया जाए। तो सबसे पहले हम वन बाय वन हम लोग सभी अनुच्छेदों को जो इस संबंध में बनाए गए हैं इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला अनुच्छेद अगर आप देखें तो अनुच्छेद 343 से लेकर 344 तक का जो प्रावधान है वो है संघ की राजभाषा, यानी केंद्र की राजभाषा क्या होगी। अगर इसको देखें तो यहाँ पर 3
ऐसे प्रावधान है जिसमें इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि संघ के राजभाषा के रूप में भारत के संविधान में हिंदी की क्या पोजीशन है, हिंदी की क्या स्थिति है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 343 क्लॉज 1 में कहा गया है कि जो संघ की राजभाषा होगी वह हिंदी होगी और लिपि जो है वो देवनागरी होगी। यानी कि एक बात स्पष्ट किया गया है कि पूरे भारत में केंद्र के स्तर पर जो राजभाषा होगी वो होगी हिंदी और उसकी लिपि जो है वो देवनागरी होगी। यहाँ तो बात ठीक थी, क्योंकि हिंदी जो है जब भारत का संविधान आज़ाद हुआ, जब भारत आज़ाद हुआ, जब भारत का संविधान बन रहा था, तो हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा थी जो बड़े पैमाने पर पूरे भारत में बोली जाती थी और उसके इर्द गिर्द कोई और भाषा जो है वो नजर नहीं आ रही थी। अतः संविधान निर्माताओं ने हिंदी का स्थान सबसे ऊपर रखा। हालांकि एक बात जरूरी है कि वो इतनी हिम्मत नहीं कर पाए कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा दिला पाए। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जब उन्होंने 343A बनाया तो उसमें लिखा कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। क्या मतलब है, यहाँ सैड वर्ड का प्रयोग किया गया था, यानी कि हर स्थिति में हिंदी को जो है संघ की राजभाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत एक बात की थी कि हिंदी को उस वक्त तुरंत प्रतिस्थापित करना संभव नहीं था, क्योंकि हिंदी में वैज्ञानिक, चिकित्सीय और अन्य तकनीकी शब्दावलियों का पूरी तरह से अभाव था, क्योंकि ये सभी चीज़ें जो हैं वो इंग्लिश में विद्यमान थी। हिंदी में उस वक्त इसका इस्तेमाल नहीं होता था। वैज्ञानिक या तकनीकी या राज्य या कोर्ट में बोली जाने वाली भाषाओं को हिंदी का इस्तेमाल नहीं होता था। अतः संविधान निर्माताओं को ये लगा कि तुरंत हिंदी का इस्तेमाल संभव नहीं है। अतः उन्होंने एक दूसरा क्लास बनाया 343 सब क्लास 2, जिसमें उन्होंने हिंदी को प्रतिस्थापित करने का समय सीमा तय कर दी और वो समय सीमा थी 15 साल। 15 साल इसलिए रखा गया कि इस दौरान हिंदी जो है वो प्रॉपर रूप में डेवलप हो जाएगी। तकनीकी, इंजीनियरिंग, चिकित्सीय और अन्य शब्दावलियों को यानी कोर्ट में यानी अन्य शब्दावलियों का व्यापक प्रचलन हो जाएगा 15 सालों के दौरान। और 15 सालों के बाद यानी कि 26 जनवरी 1965 को हिंदी जो है वो अंग्रेजी का स्थान पूरी तरह से ग्रहण कर लेगी। यहाँ तक तो ठीक था कि चलिए 343 में कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी। 15 साल की अवधि में आपने तय कर दी, 15 साल के बाद प्रतिस्थापित हो जाएगी। लेकिन जो 343 का क्लॉज 3 बनाया गया उसमें साफ साफ कह दिया गया कि 15 सालों के बाद अगर संसद चाहेगी, ध्यान से सुनिएगा छात्रों, 15 सालों के बाद अगर संसद को ये लगता है कि अभी समय नहीं आया है कि हिंदी को पूरी तरह से प्रतिस्थापित किया जाए, तो संसद चाहेगी तो 15 साल यानी 1965 के पश्चात भी अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रख सकती है। तो अगर एक तीनों क्लास को एक साथ देखिए, एक तरफ आपने कहा कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, दूसरी तरफ आपने 15 सालों तक की अवधि इसलिए रखी कि इस दौरान हिंदी जो है वो इंग्लिश का स्थान ग्रहण कर लेगी। यानी कि तुरंत प्रतिस्थापित आपने हिंदी को नहीं किया, 15 वर्ष तक को उसको स्थगित कर दिया, उसके क्रियान्वयन को। और एक बात और भी कहा गया कि 15 सालों के बाद भी संसद चाहे तो जारी रख सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि शुरू से ही आपके मन में ये शंका रही थी, संविधान निर्माताओं के मन में ये शंका थी कि हो सकता है कि 15 साल के बाद भी इसे बढ़ाना पड़े। और आज भी यही प्रावधान को अगर मद्देनजर रखे तो आज भी इंग्लिश जो है हिंदी जो है कभी भी इंग्लिश का स्थान नहीं ले पाई है। अगर आप दूसरे इसके प्रावधान को देखिए, याद रखिएगा दोस्तों, अगर उसी वक्त, क्योंकि इस बात को स्पष्ट कह दिया जाता है कि 15 सालों के बाद अंग्रेजी को अपदस्थ करने से कुछ व्यवहारिक और तकनीकी कठिनाइयां अवश्य पैदा होती, जो कोई इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप हिंदी को 1950 में ही लागू करते तो पूरी संभावना थी कि तमाम कठिनाइयां सामने आती। लेकिन इस बात को ध्यान रखा जाएगा कि उस वक्त
आज़ादी नई नई मिली थी, उस वक्त अगर आप कहते सारे देश के नागरिकों में स्वतंत्रता की भावना जो है या स्वतंत्रता प्राप्ति का जोश, उसमें राष्ट्रभाषा की उत्कंठा हिलोरे मारे थी, अगर आप उसी वक्त कहते कि स्वभाषा के बिना स्वराज अधूरा है, तो ऐसे स्थिति में हिंदी को जबरदस्ती अगर थोप देते तो पूरी संभावना थी कि कुछ दिनों तक कुछ परेशानियां और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता राजभाषा के स्तर पर, यानी व्यवहारिकता थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती, लेकिन आने वाले समय में इसे बड़ी आसानी से प्रतिस्थापित किया जा सकता था। कल्पना कीजिए कि आज़ादी के समय अगर आपका कोई अपना तिरंगा झंडा नहीं था, अगर उस वक्त तो क्या कह सकते थे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी ब्रिटिश झंडा तब तक फहराता रहेगा जब तक कि भारत अपना खुद का झंडा न बना दे। क्या ऐसा संभव था? तो जब आप झंडे को तुरंत आपने अपना लिया, तो ऐसी स्थिति में भी हिंदी को अगर कहते हैं कि तुरंत प्रतिस्थापित किया जाता है, स्वभाषा के बिना स्वराज अधूरा है, तो भारतीय नागरिक जो है अपने आप 2-3 सालों के भीतर हिंदी को इस्तेमाल पूरी तरह से कर लेते। लेकिन आपने उसकी समय सीमा 15 साल, उसके बाद भी आगे जारी रखने की मंशा पहले से दृष्टिगत कर दी। अतः आज भी हिंदी जो है वो अंग्रेजी का स्थान नहीं ले पाई है। तो दूसरी अनुच्छेद जो 344 में कहा गया कि जो है हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने राष्ट्रपति को ऑथराइज किया कि राष्ट्रपति जो है 5 साल के बाद या 10 साल के बाद एक राजभाषा आयोग का गठन करेगी, जो समय समय पर हिंदी का इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए और अंग्रेजी का इस्तेमाल को कम करने के लिए राष्ट्रपति को अपनी सुझाव देगी और राष्ट्रपति उस सुझाव के अनुसार कार्य करेगा, ताकि 15 सालों के बाद जो है वो हिंदी अंग्रेजी का स्थान ग्रहण कर ले। यहाँ तक तो बात समझ में आती है। छात्रों, ये देखिए कि उसके बाद संविधान निर्माताओं ने एक और अनुच्छेद बनाया, वो है राज्य की राजभाषा, जो कि अनुच्छेद 345 से 347 तक का प्रावधान किया गया। एक तरफ संसद ने संघ की राजभाषा के संबंध प्रावधान किया, दूसरी तरफ राज्यों को भी यह अधिकार दिया गया कि कोई भी राज्य चाहे तो अपने राज्य में किसी भी बोले जाने वाली भाषा को राजभाषा का दर्जा दे सकती है। ये कोई जरूरी नहीं कि हिंदी को देगी, हिंदी के अतिरिक्त भी जो है वो किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा को राजभाषा के रूप में दर्जा दे सकती है। ये अधिकार पाते ही ज्यादातर राज्यों ने अपने राज्य में बोली जाने भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दे दिया। जैसे कर्नाटका में कन्नड़, आंध्रा में तेलुगु, केरल में मलयालम, बंगाल में बंगाली, महाराष्ट्र में मराठी, उड़ीसा में उड़िया। तो ऐसे तमाम राज्यों ने अपनी अपनी राजभाषा को अपनी क्षेत्रीय भाषा को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। यानी एक तरफ संघ के रूप में हिंदी को प्रतिस्थापित किया गया, राज्यों ने अपनी अपनी राज्य में बोली जाने वाली बहुतायत भाषा को राजभाषा के रूप में दर्जा दे दिया गया। साथ ही साथ अगर आप देखें तो उच्चतम न्यायालय एंड उच्च न्यायालयों की जो राजभाषा है वो इंग्लिश को ही, यानी अंग्रेजी को ही जारी रखा। यानी कि संसद ने और संविधान के निर्माताओं ने स्पष्ट कर दिया कि चूंकि इंग्लैंड के कोर्ट के द्वारा ही जो पूर्ण निर्णय है या तमाम तरह के कोर्ट्स, जो मेयर कोर्ट्स और ब्रिटिश के कोर्ट हुआ करते, प्रिवी काउंसिल के कोर्ट हुआ करते थे, उसमें तमाम कोर्टों में जो निर्णय होते थे, जजमेंट होते थे, आर्गुमेंट होते थे, वो इंग्लिश में होते थे। और 1947 के पहले जितने भी सारी चीज़ें थी न्यायालयों के संबंध में वो इंग्लिश में ही थी। अतः संविधान निर्माता इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि वो हिंदी को जैसे कि 343 में संघ की राजभाषा के रूप में प्रतिस्थापित किया था, वैसे ही उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को में हिंदी को न्यायालयों की भाषा के रूप में प्रतिस्थापित नहीं किया। और उन्होंने स्पष्ट कर दिया, एकदम पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा जो है वो अंग्रेजी जारी रहेगी।
यानी कि अगर आप देखें तो केंद्र के स्तर पर हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया। केंद्र में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय भी आते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है वो अंग्रेजी को ही जारी रखने का मैंडेट दिया गया। दोस्तों, एक बात स्पष्ट कर दिया जाए कि कुछ राज्यों ने अंग्रेजी को भी 345 की अगर बात करें तो कुछ राज्यों ने भी अंग्रेजी को ही राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया। जैसे इन राज्यों में है त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पांडिचेरी और लक्षद्वीप। इन सब राज्यों की राजभाषा जो है वो इंग्लिश को ही जारी रखा गया, यानी कि राज्यों ने भी इंग्लिश को इस्तेमाल को जारी रखा, संसद ने भी इंग्लिश के इस्तेमाल को जारी रखा, और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय तो खैर शुरू से ही अंग्रेजी को जारी रखा। तो अगर कुल मिलाकर अगर स्थिति को देखें तो पूरी भारतीय संविधान में आप पाएंगे कि हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में प्रतिस्थापित तो जरूर किया गया, लेकिन अंग्रेजी को उससे ज्यादा दर्जा सभी अनुच्छेदों में दिया गया। एक और अनुच्छेद 347 है जिसमें कहा गया कि राज्य की जनसंख्या के अनुभाग द्वारा अगर ये मांग की जाती है राष्ट्रपति को कि उनके राज्य में कोई एक अनुभाग में कोई ऐसी भाषा है जिसको कि राष्ट्रपति अधिसूचना के द्वारा राजभाषा के रूप में दर्जा दे या क्षेत्रीय भाषा के रूप में दर्जा दे, तो ऐसी भाषा को भी राष्ट्रपति चाहे तो क्षेत्रीय भाषा के रूप में या राजभाषा के रूप में दर्जा दे सकती है। लेकिन इस भारत के संविधान लागू होने के आज तक ऐसा कोई भी भाषा को राष्ट्रपति ने 347 के अंतर्गत अधिसूचना जारी करके राजभाषा के रूप में दर्जा नहीं दिया गया है। तो जो हम बात कर रहे थे 348 की, तो 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की में बोली जाने वाली भाषाएं जो हैं वो अंग्रेजी जारी रहेगी, लेकिन 348 सब क्लॉज 2 में स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर राज्यपाल चाहे कि उनके उच्च न्यायालयों में बोली जाने वाली भाषा हिंदी या किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा में होगी तो वो इसका इस्तेमाल के लिए आदेश दे सकता है, और राज्यों में ऐसी स्थिति में अंग्रेजी की अतिरिक्त वो क्षेत्रीय भाषा जिसको कि राज्यपाल आदेशित करे वो जारी रह सकती है। लेकिन शर्त यह है कि ऐसी क्षेत्रीय भाषाओं का अनुवाद जो है वो इंग्लिश में जरूर किया जाएगा, और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है हिंदी और इंग्लिश में क्षेत्रीय भाषाओं के संबंध में तो इंग्लिश भाषा जो है वो प्रभावी मानी जाएगी, उसका यानी उनका इंटरप्रिटेशन जो है वो प्रभावी मानी जाएगी। एक और अनुच्छेद जो इस बंधन में बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है अनुच्छेद 350 सब क्लॉज 1, जिसमें इस बात का स्पष्ट रूप से कहा गया है, हालांकि इसका प्रावधान ऑलरेडी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 में किया गया है। उसमें कहा गया है अनुच्छेद 29 में कि अगर नागरिकों को के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति होगी उसको बनाए रखने का अधिकार होगा। इसका तात्पर्य हुआ है कि राज्य की अगर अल्पसंख्यकों की अपनी भाषा है या कोई और समुदाय है जिसकी कोई अपनी अलग भाषा, लिपि और संस्कृति है तो उसे बनाए रखने का उसका फंडामेंटल राइट होगा। इसी के तहत अनुच्छेद 350 सब क्लॉज 1 में कहा गया है कि प्रत्येक बच्चे को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, यानी कि प्राथमिक स्तर पर जो है, यानी कि जो अगर बच्चे का जो स्कूली शिक्षा होगी वो उसके उस भाषा में होगी जो उसकी मातृभाषा होगी। मातृभाषा का मतलब होता है ऐसी भाषा जो बच्चा अपनी माँ से सीखता है, यानी परिवार से सीखता है, यानी अपने समुदाय से सीखता है, वो उस भाषा में वो है उसका एलिमेंट्री नॉलेज यानी कि प्राथमिक स्तर पर दिया जाएगा। सेकेंडरी और टर्सरी और हायर एजुकेशन में मातृभाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो अगर आप देखें तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको समझे कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे का जो भाषा होगी वो मातृभाषा होगी, यानी जो उसके परिवार की भाषा होगी, उसके समाज की भाषा होगी, उसके समुदाय की भाषा होगी, वो उसकी मातृभाषा होगी। एक दूसरा, अगर वो हायर एजुकेशन, अगर वो थोड़ा सा सेकेंडरी एजुकेशन में जाएगा यानी कि क्लास 5 तक मातृभाषा के रूप में दर्जा मिलेगा। क्लास 5 के ऑनवर्ड अगर जाता है तो फिर उसे क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल करना होगा, और अगर उसके बाद हायर एजुकेशन में जाता है तो हो सकता है कि वो इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल करना पड़े। यानी एक बच्चे को एक अपने
अपनी 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 प्राइमरी एजुकेशन मातृभाषा में, सेकेंडरी एजुकेशन क्षेत्रीय भाषा में और हायर एजुकेशन इंग्लिश भाषा में होगी। और इसीलिए भारत के संविधान में अगर आप देखें तो एक 8वीं अनुसूची भी बनाई गई थी, जिसमें कि सभी भाषाओं के बोलने वालों लोगों का प्रतिनिधित्व देने के लिए, उनके डाइवर्स क्लेम को संरक्षित करने के लिए ये 8वीं अनुसूची भी बनाई गई, और जिसमें कि कहा गया कि भारत में बोले जाने वाली तमाम क्षेत्रीय भाषाओं को उन्होंने 8वीं अनुसूची में रख दिया, और ये मैंडेट दिया कि 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके, ताकि ये भाषाएं भी एक तरफ से विकसित होते रहे और भारत के राज्यों में अपनी अहम भूमिका निभाए। इसके अतिरिक्त जो है एक और मैंडेट दिया गया, वह है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया 351 में। देखिए, भारत के संविधान जब लागू हुआ तो उस वक्त भारत में एक जो सबसे बड़ी तादाद में जो बोले जाने वाली भाषा थी वो हिंदी थी, लेकिन फिर भी हिंदी में कुछ तकनीकी शब्दावलियों का अभाव था। अतः भारत के संविधान निर्माताओं ने ये प्रयास किया कि 1900 के अनुच्छेद 351 को रखकर इस बात को निश्चित करने का प्रयास किया गया कि हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा विकास किया जाए, हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, और राज्यों के ऊपर उस बात की लायबिलिटी डाली गई कि प्रत्येक राज्य जो है और संघ जो है अपने स्तर से हिंदी का प्रचार प्रसार ऐसा करे कि एक समय आने वाली वो जो है आने वाले समय में इसे राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा दिया जा सके। और इसके लिए उन्होंने 8वीं अनुसूची बनाई, और उसका उनकी मंशा ये थी कि 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं के अच्छे जो साइंस और टेक्नोलॉजी के वर्ड हैं उसको हिंदी में समाहित करते हुए एक ऐसी भाषा का निर्माण किया जाए जो सर्वव्यापी हो, जो भारत के रहने वाले प्रत्येक नागरिकों के लिए सहज रूप से बोली जा सके, और उसको जो है ताकि संघ के और राज्यों की राजभाषा के रूप में आने वाले समय में दर्जा दिया जा सके। क्योंकि हिंदी बहुतायत जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली प्रभावी भाषाएं थी, अतः संविधान निर्माताओं ने 351 में हिंदी के विकास के लिए तमाम गाइडलाइन, तमाम निर्देश दिए, और ये कहा कि वो अन्य भाषाओं से अच्छी चीज़ों को हिंदी में समाहित कर उसका समग्र विकास करेगी। अगर इसी चीज़ को देखें, क्योंकि भारत के संविधान के अनुसूची 8वीं में 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। अतः संविधान निर्माताओं की ये मंशा थी कि सभी भाषाओं को विकास किया जा सके, और इसी कारण से अगर आप देखें तो भारत के संविधान में जो प्रारंभ से ही जो शिक्षा नीति बनी वो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पर थी कि हर बच्चा जो है कम से कम 3 भाषा सीखे, ताकि और यही चीज़ अभी जो राष्ट्रीय स्तर पर जो हम लोग NAP की बात कर रहे हैं उसमें भी 3 लैंग्वेज फार्मूला को इस्तेमाल करने का पूरा व्यवस्था की गई है, ताकि हर एक राज्य के राज्यों में बोली जाने वाली भाषाओं का इस्तेमाल हर एक छात्र करे, जिससे हर एक राज्यों में आपसी सौहार्द जो है वो बना रहा है। लेकिन एक तरफ जहाँ तक क्षेत्रीय भाषा का सवाल है, चूंकि वो भारतीय भाषाएं हैं, उसका इस्तेमाल बढ़ावा और उसके तमाम प्रचार प्रसार का अगर प्रयास किया जाए तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, और इसी के साथ साथ हिंदी का प्रचार प्रसार व्यापक स्तर पर करे उसमें भी बुरी बात नहीं है। लेकिन सबसे व्यवहारिक कठिनाई ये है कि भारत के संविधान को लागू हुए लगभग 74 साल बीत गए हैं, 77 साल बीत गए हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के, लेकिन आज भी इंग्लिश का इस्तेमाल ठीक उसी तरह से होता रहा है। आज भी अगर आप भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में देखें तो आज भी जो उच्चतम न्यायालय की राजभाषा है वो आज भी अंग्रेजी है। एक सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस देसाई ने बहुत ही अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि भारत की आज़ादी को हुए काफ़ी दिन बीत गए हैं, लेकिन आज भी हम लोग न्याय जो है वो विदेशी भाषाओं में देते हैं। अगर कोर्ट में वादी खड़ा है और उसके सामने मुकदमे की कार्रवाई चल रही है और उसके बावजूद भी उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो आर्गूमेंट हो रहे हैं वो अंग्रेजी में हो रहे हैं, जो जजमेंट दिए जा रहे हैं वो अंग्रेजी में दिए जा रहे हैं, और वादी जो है वो सिर्फ
कोर्ट में खड़ा होकर टकटकी करते हुए अपने 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 मामले को सिर्फ सुन रहा है, समझ नहीं पा रहा है, जो जजमेंट दिए जा रहे हैं उसको पढ़ने में वो असमर्थ है। अतः ये जस्टिस नहीं है, ये एक मिराज है, यानी कि मृग तृष्णा है, जिसमें कि व्यक्ति जो है वो पीसा जा रहा है। अतः आज़ादी के इतने सालों के बाद भी अगर हम सुप्रीम कोर्ट में आज भी अंग्रेजी को जारी रखे हुए हैं, हिंदी का इस्तेमाल बहुत ही कम पैमाने पर पूरे भारत में हो रहा है, डिस्पाइट ऑफ आर्टिकल 343, 345, 351 एंड 350A और 351 के होते हुए भी अगर आज भी हिंदी का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, और हिंदी दिवस के रूप में सिर्फ एक दिन, आज ये भी बड़ा आश्चर्य की बात है कि आज मैं पूरा का पूरा लेक्चर जो है वो हिंदी में ही दे रहा हूँ, बाकी अन्य दिन जो है वो तमाम बातें में हम लोग इंग्लिश में ही करते हैं, क्योंकि हम लोग यूज्ड टू हो चुके हैं संसद के द्वारा पारित किए गए नियम कानून को अंग्रेजी में पढ़ने का, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णयों को का इंटरप्रिटेशन इंग्लिश में करने का, क्योंकि इंग्लिश जो है हम लोग को इतनी ज़्यादा हमारे रग रग में मन में बस गई है कि हर एक बात में हम लोग इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, 14 सितंबर आज है, और आज के दिन हम सभी को इस बात का प्रण करना चाहिए कि कम से कम कुछ दिन ऐसा हो पूरे दिन में, पूरे महीने में, पूरे साल में, कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का इस्तेमाल करें। सिर्फ एक दिन हिंदी दिवस मनाने से बहुत ज़्यादा समस्या का निराकरण नहीं होगा। शिक्षा के स्तर पर, न्यायालयों के स्तर पर, कार्यपालिका के स्तर पर, विधान पालिका के स्तर पर, संसद के स्तर पर, हर एक स्तर पर हर व्यक्ति को हिंदी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा पड़ना चाहिए, क्योंकि आज़ादी के 77 सालों के बाद भी अगर भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर अपनी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, तो इस बात पर हम कोई गौरवान्वित महसूस नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है, और मेरा केंद्र सरकार से ये अनुरोध है कि अब समय आ गया है कि इतने सालों के बाद हिंदी का इस्तेमाल चूंकि पूरे भारत में बड़े पैमाने पर हो रहा है, अब न्यायालयों ने भी ये कई अपने जजमेंट में जजमेंट में कह दिया है कि हिंदी का इस्तेमाल चाहे तो वादी प्रतिवादी जो है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं। अब टेलीकास्ट भी होने लगा है। ऐसे स्थिति में हम लोग ये अपेक्षा करते हैं कि आने वाले समय में भारतीय न्यायालयों में भी हिंदी में सारे कार्यकाज होंगे, सारे नियम, आर्गुमेंट, जजमेंट सभी चीज़ हिंदी में दी जाएंगे, ताकि केंद्र के स्तर पर, राज्यों के स्तर पर और न्यायालयों के स्तर पर अगर हिंदी का, और शिक्षा के स्तर पर अगर हिंदी का व्यापक प्रचार प्रसार किया गया तो वो दूर नहीं है कि भारत में अन्य देशों की तरह वो देश बन जाएगा जिसकी कि अपनी एक राष्ट्रभाषा होगी, जो कि हिंदी होगी। इस शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आप सभी को हिंदी दिवस पर पुनः शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।